नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और जीएमआर कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट किया है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने सबसे पहले उदारवादी चरण यानी 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक देखा। 1905 से और 1919 तक हम लोगों ने कल गर्मपंथी विचारधारा यानी उग्रवादी या उग्रवाद को देखा और 1919 से आगे हम लोग गांधीवादी युग को देखेंगे। लेकिन उससे पहले ही हम कुछ घटनाओं को इस उग्रवादी समय में या इस गर्मपंथी विचारधारा में यानी 1905 से लेकर 1919 तक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला इवेंट जो है वो है बंगाल विभाजन। इसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, क्या है साहब? बंगभंग या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। एक ही कह सकते हैं, बंगभंग या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन एक ही कह सकते, लेकिन ये वास्तव में हैं अलग अलग। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, बंगाल विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हमारे यहाँ गर्मपंथी विचारधारा के लिए एक क्रांतिकारी घटना थी, एक बड़ा इवेंट था, जिसकी वजह से हमारे देश में जो उग्रवादी चरण था वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले कुछ मैं एक बातें आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। 1905 बंगाल विभाजन जब होता है, 1905 में बंगाल विभाजन जब होता है तो उससे पहले कुछ घटनाएं हैं जिनको ज़रा देखना चाहिए। 1898 में ये जो हमारे देश का वाइसराय था उस समय, लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत का वाइसराय बन करके आया, पहली चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसराय बन करके आया। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो केवल एक इवेंट नहीं था, वो एक घटना, बंगाल विभाजन एक घटना नहीं थी, वो आंदोलन था। क्यों आंदोलन था? क्योंकि जब 1898 में ये कर्जन भारत का वाइसराय बन करके आया, तब से इसने कुछ ऐसे कारनामे किए जो कि एक आंदोलन का रूप ले लिए, और इस पर हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। 1898 में ये भारत का वाइसराय बन करके आया, और जब ये भारत आया तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका स्वागत किया और ऐसा सोचा कि ये भारत के लिए एक अच्छा वाइसराय सिद्ध होगा। हम इससे पॉजिटिव उम्मीद रखेंगे, इससे पॉजिटिव व्यवहार करेंगे, इससे पॉजिटिव बातें करेंगे तो ये देश के लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा, लॉर्ड कर्जन। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने क्या किया? सबसे पहले बेटा, इसने सबसे पहले क्या किया? 1 जनवरी 1903 को, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जब 1857 की क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद 1 जनवरी 1877 को, 1877 को जब 1857 की क्रांति हुई, उसके 20 साल बाद 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया।
और इस दिल्ली दरबार में जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उन्हीं विक्टोरिया को भारत की महारानी भी घोषित किया गया। भारत की सम्राज्ञी या भारत की महारानी घोषित किया गया। दोबारा से सुनिएगा, 1857 की क्रांति के बाद 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की भी महारानी घोषित किया गया। और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत ही पैसा खर्चा हुआ। अच्छा, अब 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय बनकर आए और इन्होंने ये कहा कि हम दोबारा से ऐसे ही एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करेंगे। और इस दिल्ली दरबार के द्वारा ये 1 जनवरी 1903 को ये दिल्ली दरबार हुआ। 1 जनवरी 1903 को ये दिल्ली दरबार हुआ और इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट, जिनका नाम था एडवर्ड 7th, उन एडवर्ड 7th को भारत का सम्राट घोषित किया गया। यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉर्ड कर्जन का पहला काम जो था वो 1 जनवरी 1903 को इसने एडवर्ड 7th को भारत का सम्राट घोषित किया और इसके लिए एक बड़े दरबार का आयोजन किया गया और इसमें बहुत सारा धन जो है वो इसने खर्च किया। इस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी। पूरे भारत की जनता गरीबी से जूझ रही थी, भूख से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी इसने भारत की परवाह किए बिना, भारत पर बिना कुछ ऐसे सोच विचार किए इसने खूब सारा धन इस काम में खर्च किया। चलो खैर, भारत के लोगों ने ये देख लिया, कोई बात नहीं है कि चलो ठीक है, वाइसराय है, कर रहा है, ठीक है, जाने दो। लेकिन इसने क्या किया बेटा, दूसरा बड़ा काम जिससे भारत के लोगों को और धक्का लगा, इसने कलकत्ता में, कैलकाटा में क्या करवाया, विक्टोरिया स्मारक बनवाया। ये विक्टोरिया स्मारक बनवाया और बेटा ये जो विक्टोरिया स्मारक है, ये एकदम से, ये विक्टोरिया स्मारक जो है वो एकदम से ताजमहल के जैसे बनवाया, यानी संगमरमर का बनवाया और इसमें भी इसने खूब सारा पैसा वो जो है खर्च किया। देश की जनता देख रही है इसकी तरफ कि ये शायद कुछ हेल्प करेगा, कुछ सहायता करेगा, लेकिन इस वाइसराय कर्जन को देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं बंगभंग स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। बंगभंग का मतलब बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, मैंने एक लाइन बोली कि ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं था, एक दिन की घटना नहीं थी। जब से ये वाइसराय कर्जन आया है तब से ये कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे बंगाल की जनता में या भारत की जनता में असंतोष था। पहला काम तो इसने जिस पर खूब सारा पैसा खर्चा किया वो 1 जनवरी 1903 को एडवर्ड 7th को भारत का सम्राट घोषित किया और इस पर खूब सारा धन, खूब सारा पैसा इसने खर्च किया। दूसरा काम इसने कलकत्ता में क्या किया, विक्टोरिया स्मारक बनवाया और इस विक्टोरिया स्मारक को बेटा इसने ताजमहल के जैसे बनवाया था और इसमें खूब सारा पैसा इसने खर्च किया था। खैर कोई बात नहीं, इसको भी जाने दो। लेकिन बिना मतलब के इसने 1904 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और बेटा क्या किया, चुम्बी घाटी पर कब्जा कर लिया और बेटा इस काम में भी इसने खूब सारा धन खर्च किया, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसने खूब धन खर्च किया और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी 1904 में। और इसने क्या इवेंट किया, एक और इसने
एक और बड़ी घटना को इसने अंजाम दिया कि इन सब काम को ये कर रहा था। तो कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि हम इससे जाकर के मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि भैया प्लीज़ आप इतना पैसा फालतू में बर्बाद न कीजिए। तो 1904 में कांग्रेस का एक शिष्टमंडल या कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल शिष्टमंडल इससे जाकर के मिला और इससे जाकर के मिला और इसने इस शिष्टमंडल से मिलने से मना कर दिया। बस इसी बात पर भारत की जनता के अंदर बहुत क्रोध था। दोबारा से सुनिएगा, हम लोग बंगभंग, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन को पढ़ रहे हैं और पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कोई एक दिन के आंदोलन नहीं थे। ये एक लंबा प्रोसेस चला था जिसमें 1898 में वाइसराय कर्जन या लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसराय बनकर के आया। सबसे पहले भारत के नेताओं ने इसका स्वागत किया, इससे अच्छे विचारों के साथ मिली, इससे अच्छी उम्मीदें भारत के नेता रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि ये भारत के लिए अच्छा वाइसराय सिद्ध होगा, लेकिन इसके एकदम विपरीत हुआ, एकदम उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ? सबसे पहले इसने बिना भारत की फिक्र किए, बिना भारत की चिंता किए 1 जनवरी 1903 को एडवर्ड 7 को भारत का सम्राट घोषित किया, जिसमें इसने खूब सारा पैसा खर्च किया, धन खर्च किया। जनता सोच रही थी कि ये हमारी कुछ हेल्प करेगा, ये हमारी सहायता करेगा, उल्टा इसने इस पर व्यर्थ में धन खर्च किया। दूसरा, इसने कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक, ताजमहल के जैसे विक्टोरिया स्मारक बनवाया और इस पर भी इसने खूब सारा पैसा खर्चा किया। तीसरा, इसने 1904 में तिब्बत पर आक्रमण किया और चुंबी घाटी पर कब्जा कर लिया और इस पर भी इसने खूब सारा पैसा खर्च किया। 1904 में शिष्टमंडल, कांग्रेस का शिष्टमंडल इससे मिलने गया और कुछ विचार विमर्श करने गया, लेकिन इसने इनसे मिलने से ही मना कर दिया। यानी ये सब ऐसे कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो उग्रवाद की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ नेता जो हैं वो कुछ नेता जो हैं वो आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे। आगे देख, एक और इसका इवेंट देखते हैं, एक और इसकी बड़ी घटना देखते हैं जिसकी वजह से, और यही आज का हमारा टॉपिक भी है, जिसकी वजह से भारत की जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष आया, और वो इवेंट है बंगाल विभाजन। देखो, हमने बंगाल वाला टॉपिक पढ़ा है। अगर आपने बंगाल वाला टॉपिक, भारत के स्वतंत्र राज्य में बंगाल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो YouTube पर पढ़ा हुआ आप उसको देख सकते हैं। देखिए, सुनिए, बंगाल जो वर्ड हम लोग बोल रहे हैं, बंगाल जो शब्द यूज़ कर रहे हैं हम, उस बंगाल का मतलब था आधुनिक पश्चिम बंगाल, आधुनिक बिहार, आधुनिक उड़ीसा, आधुनिक झारखंड, आधुनिक झारखंड और आधुनिक बांग्लादेश और असम के कुछ हिस्से, असम के कुछ भाग, ये हुआ करता था आपका बंगाल। इतना बड़ा था बंगाल, और इस बंगाल पर वास्तव में शासन कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था, एक टिपिकल टास्क था। इतना बड़ा बंगाल क्षेत्र था और इस पर शासन कर पाना मुश्किल था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि बेटा बंगाल जो था, वो बंगाल पर अंग्रेज़ों ने बहुत प्रारंभ से ही अपने अत्याचार प्रारंभ कर दिए थे। 1757 में आप लोगों ने प्लासी का युद्ध पढ़ा था। उससे पहले से अंग्रेज़ जो हैं बंगाल में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन होता क्या है,
इससे जो बंगाल में ये लोग कर रहे थे उससे बंगाल की जनता में बड़ा असंतोष था। और जब बंगाल की जनता में असंतोष था तो बंगाल की जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ हर समय क्रांति, रेवोल्यूशन या आंदोलन करती रहती थी। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर कहीं सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ है तो वो क्षेत्र है बंगाल, क्योंकि अंग्रेज़ सबसे पहले बंगाल में ही आए और वहीं से उन्होंने अपना जो है वो साम्राज्यवादी नीति प्रारंभ की। तो अब होता क्या है, इतना बड़ा था बंगाल और बंगाल में क्रांति भी होती थी। तो हमारे देश के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ये विचार किया कि हम इस बंगाल का विभाजन करेंगे और विभाजन कुछ इस तरह करेंगे। किस तरह विभाजन करेंगे कि एक होगा बेटा पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल, पूर्वी बंगाल, और दूसरा होगा पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र होगा। ये पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र होगा और इसकी राजधानी होगी ढाका। पूर्वी बंगाल मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र होगा, राजधानी होगी ढाका और राजधानी होगी ढाका। पश्चिम बंगाल ये जो है वो हिंदू आबादी वाला क्षेत्र होगा और इसकी राजधानी होगी आपकी कलकत्ता या कलकत्ता। देखिएगा एक वर्ड में लिख रहा हूँ कि पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल जो है वो आपका जो है हिंदू आबादी वाला क्षेत्र था। अच्छा, अब इस पश्चिम बंगाल के पहले जो कमिश्नर बने या पहले जो मुख्य अधिकारी बने वो थे आपके एंड्रयूज़ फ्रेज़र। ये एंड्रयूज़ फ्रेज़र जो हैं वो पहले इसके क्या थे बेटा, पहले इसके कार्यकारी अधिकारी थे या पहले इसके कमिश्नर बनाए गए। जबकि ब्लूमफील्ड फूलर वो यहाँ के पहले जो है वो कमिश्नर बनाए गए। एंड्रयूज़ फ्रेज़र जो हैं वो पश्चिम बंगाल के पहले कमिश्नर थे और ब्लूमफील्ड फूलर जो हैं वो पूर्वी बंगाल के पहले जो है वो कमिश्नर थे। खैर वो अपना है। अब हम लोग एक बार देखते हैं, दोबारा से सुनिएगा। बंगाल प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों का क्षेत्र रहा है। अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा अपनी नीतियों को, अत्याचारों को बंगाल में ही किया। इसीलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा आंदोलन, अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा विद्रोह अगर कहीं हुए हैं तो वो क्षेत्र था बंगाल। और इस आंदोलन जो हुए वो क्षेत्र था बंगाल। और इस आंदोलन को इस राष्ट्रीय चेतना को, इस राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के उद्देश्य से बेटा, इस राष्ट्रीय एकता को या राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीय एकता को या राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से बंगाल के दो विभाजन किए गए। एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल जो था वो हिंदू आबादी वाला क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका, पश्चिम बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता। पूर्वी बंगाल के पहले जो अधिकारी थे वो थे, पहले कमिश्नर जो थे वो थे ब्लूमफील्ड फूलर और पश्चिम बंगाल के जो थे वो थे एंड्रयूज़ फ्रेज़र। ये पश्चिम बंगाल के थे और राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए ऐसा कार्यक्रम इन्होंने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद 3 दिसंबर 1903 को 3 दिसंबर 1903 को बेटा 3 दिसंबर 1903 को ये बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में रखा गया।
ब्रिटेन की संसद में रखा गया। अच्छा, उसके बाद भारत की जनता के सामने भी रखा गया कि भैया हम ऐसा करने जा रहे हैं, और वो था आपका 19 जुलाई 1905 को ये भारत में प्रस्ताव रखा गया। भारत में प्रस्ताव रखा गया। अब जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में लोगों तक समाचार पहुंचने का एक ही माध्यम हुआ करता था, और वो था समाचार पत्र। ओनली समाचार पत्र लोगों तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र जो है वो साधन था या संसाधन था। क्या होता है बेटा, 19 जुलाई 1905 को भारत में ये प्रस्ताव रखा गया, तो बेटा 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को ये बात सभी समाचार पत्रों में इस खबर को प्रकाशित किया गया। और इसके खिलाफ बेटा ये एक बड़ी इवेंट है, इसके खिलाफ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। टाउन हॉल में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, और ये जनसभा उस दौर की जनसभा का आयोजन किया गया। और ये जनसभा उस समय की सबसे बड़ी जनसभा थी। दोबारा से देखिएगा, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इस बंगाल का विभाजन किया गया। एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल हिंदू आबादी वाला क्षेत्र था। अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था, लॉर्ड कर्जन का ऐसा मानना था कि हम मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देंगे, हम मुस्लिमों को मुफ्त में पेंशन देंगे, हम मुस्लिमों को मुफ्त में मौलवी को जो है मस्जिद के मौलवी को सैलरी देंगे। इस तरह के बहुत सारे प्लान जो है वो कर्जन के द्वारा बनाए गए। कर्जन ये समझता था कि हम मुस्लिमों को ज़्यादा सुविधाएं देंगे, हम मुस्लिमों को ज़्यादा पैसा देंगे तो हिंदू मुस्लिमों से जलने लगेंगे, और जब हिंदू मुस्लिमों से जलने लगेंगे तो ये आपस में लड़ने लगेंगे, और जब ये आपस में लड़ने लगेंगे तो हमसे आज़ादी की मांग कब करेंगे। दोबारा समझिएगा, इस राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के उद्देश्य से वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ये जो पूर्वी बंगाल है ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था, और ये जो पश्चिम बंगाल है ये हिंदू आबादी वाला क्षेत्र था। और इन दोनों में दिक्कत ये आ रही थी, अंग्रेज ये चाहते थे फूट डालो राज करो की नीति के तहत कि हम मुस्लिमों को ज़्यादा सुविधाएं देंगे, इससे हिंदू वर्ग नाराज़ होगा और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगेंगे, और जब ये लड़ने लगेंगे तो आज़ादी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, बंगाल विभाजन के अंतर्गत 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 को भारत में ये प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक जनसभा का आयोजन किया गया। और ये जो जनसभा है ये उस समय की, उस दौर की सबसे बड़ी जनसभा थी, सबसे विशाल जनसभा थी, जिसमें ये कहा जाता है कि 70 से 80 हज़ार लोग उपस्थित हुए थे। चलिए, अब उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने क्या किया सुनिएगा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने एक बड़ा काम किया, और लॉर्ड कर्जन ने जो है बेटा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का
विभाजन किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया। और जिस दिन ये बंगाल विभाजन लागू हुआ उस दिन पूरे बंगाल में क्या हुआ साहब, राखी दिवस तथा शोक दिवस मनाया गया राखी दिवस तथा शोक दिवस मनाया गया। राखी दिवस मतलब हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे की कलाई में पीले कलर का धागा या पीले कलर की राखी बांधी, जो कि एकता का प्रतीक थी। और ऐसा वाला प्रस्ताव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम एक दूसरे के राखी बांधेंगे तो इससे एकता, अंग्रेजों को हमारी एकता का एहसास होगा। दूसरा, सेकंड वन, शोक दिवस। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और इसका जो शोक दिवस है इसका प्रस्ताव रखा था रामेंद्र त्रिवेदी ने बंगाल में शोक दिवस का प्रस्ताव रखा था। राखी दिवस मनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रस्ताव किया था और उसके बाद जो है शोक दिवस मनाया गया, रामेंद्र त्रिवेदी ने इसका प्रस्ताव रखा था। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। बेटा ये गीत जो है वो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ये वर्तमान में बांग्लादेश का नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गान है बेटा। उसके बाद ठीक है, अमार सोमनार बांग्ला राष्ट्रीय गान लिखा, अच्छी बात है। बट मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक देश का राष्ट्रीय गान और लिखा है, और वो देश कौन सा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ही दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। एक तो मैंने आपसे पूछा है, दूसरा अमार सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रीय गान है इस समय बांग्लादेश का। खैर इतना हो गया। 16 अक्टूबर 1905 और लॉर्ड कर्जन, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था। और उससे बड़ी बात, लॉर्ड कर्जन इस समय भारत का वाइसराय था। अच्छा, अब इसका कांग्रेस पर इसका इफेक्ट क्या पड़ा? बंगाल विभाजन के दौरान ही बेटा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ये प्रारंभ हुए। अच्छा, कैसे सुनिएगा, तो कांग्रेस के अधिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है और उसके बाद दिसंबर 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है। और इस बनारस अधिवेशन में थोड़ा सा टेंशन होता है। सुनिए क्या टेंशन होता है। अभी आपने पढ़ा कि 16 दिसंबर 1905 को 16 दिसंबर 1905 को क्या हुआ साहब? बंगाल विभाजन। और इस बंगाल विभाजन के बाद 16 दिसंबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है इसके बाद 1905 में ही कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? बनारस अधिवेशन होता है। अच्छा ठीक है, बनारस अधिवेशन होता है। अब इस बनारस अधिवेशन में कुछ कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे, इस बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे थे कि हम बंगाल विभाजन को पूरे देश में प्रसारित करेंगे या पूरे देश में इस आंदोलन को चलाएंगे। अच्छा, चलाएंगे। जबकि कुछ नेता ये कह रहे थे कि ये मामला बंगाल से संबंधित है,
हम इसे सिर्फ बंगाल में ही चलाएंगे। अच्छा, बंगाल में ही संचालित करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि हम इसमें ना पूर्ण बहिष्कार करेंगे। पूर्ण बहिष्कार मतलब हर चीज़ का बहिष्कार, ऐसी कोई चीज़ जो अंग्रेज़ों से संबंधित है, ऐसी कोई चीज़ जो अंग्रेज़ों से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे कुछ भी, जो ऐसी चीज़ है जो अंग्रेज़ों से संबंधित है, हम हर चीज़ का क्या करेंगे? बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार। जबकि कुछ नेता कह रहे थे नहीं, सिर्फ वस्तुओं का बहिष्कार करो। वस्तुओं का बहिष्कार करो मतलब आप शिक्षा का बहिष्कार क्यों कर रहे हो? अगर आप शिक्षा का बहिष्कार करोगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसी तरह कुछ लोग कह रहे थे कि ये आंदोलन पूरे देश में चलाया जाए। कुछ नेता कह रहे थे सिर्फ बंगाल में चलाया जाए क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ है। कुछ कह रहे थे कि हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, शिक्षा का भी, चिकित्सा का भी, अदालत का भी, वस्तुओं का भी, कपड़ों का भी, हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे हम। और कुछ नेता कह रहे थे कि नहीं, सिर्फ वस्तुओं का ही बहिष्कार करेंगे। तो बेटा यही जो है, ये वाला दल जो है वो गरम दल बन गया और ये वाला दल जो है बेटा वो नरम दल बन गया। इस तरह गरम दल और नरम दल का उदय भारत में होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड वन, ठीक है, ये 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ। अब 1906 की बात करते हैं। 1906 का कैलकटा यानी कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कैलकटा अधिवेशन और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और इस कलकत्ता अधिवेशन के आप सब बालक जानते हैं अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और बेटा इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के अगेंस्ट 4 नीतियों की घोषणा की या 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 4 प्रस्ताव पेश किए या पारित किए बंगाल विभाजन के विरोध में। पहला था स्वदेशी, दूसरा था स्वराज्य, तीसरा था बहिष्कार और चौथा था बेटा आपका राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन। हम अंग्रेजी शिक्षा नहीं, हम राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाएंगे। दोबारा से देखिएगा, 16 दिसंबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को, माफ़ी चाहूँगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। दिसंबर 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, जिसमें कुछ नेता ये कह रहे थे कि ये आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए, जबकि कुछ नेता कह रहे थे सिर्फ बंगाल में चलना चाहिए। कुछ नेता कह रहे थे इसका पूर्ण बहिष्कार, मतलब हम अंग्रेज़ों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, जबकि कुछ नेता कह रहे थे हम वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इसी तरह ये सम्मेलन जो है वो समाप्त हो जाता है। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें पहला प्रस्ताव पास किया गया स्वदेशी, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को अपनाएंगे। स्वदेशी को अपनाएंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अपने देश का प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन हम बाहर के प्रोडक्ट का बहिष्कार भी करेंगे, हम अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार भी करेंगे। तो पहली स्वदेशी और दूसरा बहिष्कार। तीसरा स्वराज्य, मतलब हमें अपना शासन चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए, ऐसा भी प्रस्ताव यहाँ पेश किया गया। और बच्चों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया जाएगा। खैर जाने दीजिए। अब इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा था और इसी बीच 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है और इस सूरत अधिवेशन में इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता आपस में लड़ गए। कांग्रेस के नेता
आपस में भिड़ गए और बाकई अलग अलग कांग्रेस हो गई। अब गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट नरम दल अब वास्तव में अलग अलग हो गए। अब वास्तव में 1907 में जाके यहाँ विचारधारा अलग अलग थी, यहाँ मेंटलिटी अलग थी, यहाँ सोच अलग थी, लेकिन यहाँ तो पार्टी अलग हो गई। यहाँ तो बेटा दोनों की पार्टी अलग हो गई, एक गरम दल और एक नरम दल। और अंग्रेज़ों को बड़ा अच्छा लगा, अंग्रेज भी यही चाहते थे कि भैया गरम दल अलग हो और नरम दल अलग हो। बस अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबसे पहले गरम दल के नेताओं को ख़त्म करना स्टार्ट किया, गरम दल के नेताओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हुई। 1908 में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की या 6 वर्ष की जेल हुई। और बेटा इन्हें म्यांमार की या बर्मा की मांडले जेल में बंद किया गया। मांडले जेल में बंद किया गया, जहां इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, जहां इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई और बर्मा की मांडले जेल में इन्हें बंद किया गया, जहां इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। ऐसे ही सेम अरविंद घोष साहब पर भी केस चला और इस केस से बरी होने के बाद अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। यानी नरम दल के नेताओं को अंग्रेजों ने ख़त्म करना स्टार्ट किया, जब गरम दल के नेताओं को, और जबकि नरम दल के नेताओं को इन्होंने सपोर्ट करना यानी समर्थन देना प्रारंभ किया। कहा आपकी जो भी मांग है आप लेकर के आइए, हम उसे पूरा करेंगे। हालांकि इन्होंने कुछ ऐसी मांग नहीं रखी थी। मैं फिर से एक बार बता दूं, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गया। गरम दल के नेताओं के साथ अंग्रेज सरकार ने दुर्व्यवहार किया। अंग्रेज सरकार ने उनको उठा के जेल में बंद करना शुरू किया और इसमें एक प्रमुख उदाहरण है 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए बर्मा की मांडले जेल में बंद किया गया और यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो ये टॉपिक देखा हमने बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसके बाद बड़े लेवल पर अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया जाना। इसी को बेटा हम लोग बंग भंग या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं, या बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक अब देखिएगा, सुनिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल के 2 पार्ट किए, एक किया पूर्वी बंगाल और एक किया पश्चिम बंगाल, तो अंग्रेज़ों ने जो पूर्वी बंगाल था, जो मुस्लिम एरिया था, वहाँ अपना कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेज़ों ने मुस्लिम एरिया में या पूर्वी बंगाल में ऐसा कहा कि हम आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं, हम आपके हितों को पूरा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि इस तरह बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। वहीं से फिर मुस्लिम लीग का उदय होता है। अंग्रेज़ सरकार ने ढाका में यानी पूर्वी एरिया में मुस्लिमों को ये सलाह दी थी, सजेशन दिया था कि आपकी अपनी एक पार्टी होगी जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाएगा। इस पर हम कल अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। मुस्लिम लीग, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और 1911 का दिल्ली दरबार, इन टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।